तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से वो एज अ साइंटिफिक पॉलिटिकल थिंकर हैं जो हर चीज़ के लिए अपना रीज़न देते हैं, राइट। अच्छा, जो कार्ल मार्क्स के फॉलोअर है उन्हें गॉड कहते हैं, मतलब उन लोगों के लिए कार्ल मार्क्स ही गॉड है, क्योंकि कार्ल मार्क्स तो गॉड में भरोसा करते नहीं है। वो नहीं मानते कि गॉड जैसी कुछ चीज़ होती है। गॉड सिर्फ उनके लिए एक आइडिया है, और रिलीजन एक ओपियम है। ओपियम का मतलब जहर होता है। रिलीजन सिर्फ एक ओपियम है जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अच्छा काम करता है, जिससे कैपिटलिस्ट लोग अपना मतलब निकाल लेते हैं पुअर्स को एक्सप्लॉइट करके। एंड तो इनके जो फॉलोअर्स है कार्ल मार्क्स के, इनको गॉड कहते हैं, लेकिन ये गॉड फेल्ड है, दैट हैज़ फेल्ड। कैसे? एज अ पॉलिटिकल थिंकर नहीं, पर एज अ फॉर्म ऑफ गॉड कार्ल मार्क्स फेल्ड माने जाते हैं। खैर, एक ऐसा टर्म है जो कि सोक्रेटी ने दिया है, जिसको कहते हैं डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स सोक्रेटी ने दिया है, एंड ये प्लेटो के क्या हैं, टीचर भी रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो डायलेक्टिक होता है, इसका काम क्या होता है, ये ट्रुथ को बताता है, सच्चाई को बताता है। इसके बाद आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट को भी बताता है, जिसके थ्रू हमें सिंथेसिस का पता चलता है, और थीसिस और एंटीथीसिस को मिलाकर हमें सिंथेसिस का पता चलता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट और सिंथेसिस का पता चलता है डायरेक्टिक्स के थ्रू, पहले ट्रुथ फिर ये, और फिर थीसिस और एंटीथीसिस से सिंथेसिस का पता चलता है। अच्छा, फिर एक और टर्म है डायलेक्टिक्स से जो हेजल ने भी समझाया है, कि नेचर ऑफ मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री को दिखाने का काम करता है डायलेक्टिक। यहाँ पे सुक्रेटी कह रहे हैं कि डायलेक्टिक ट्रुथ को दिखाता है, हेजल कह रहे हैं कि डायलेक्टिक नेचर ऑफ मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री दिखाता है, कि हिस्ट्री में जो भी मूवमेंट हो उसको दिखाता है। अच्छा, हिस्ट्री जो है वो मूवमेंट ऑफ आइडिया है। हेजल एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं आइडिया के, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि डायलेक्टिक दिखाता है हिस्ट्री के मूवमेंट को, और हिस्ट्री का जो मूवमेंट है वो एक आइडिया है। इसके लिए इन्होंने 3 लॉज बताए हैं: यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, नेगेशन ऑफ नेगेशन, क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी। यूनिटी ऑफ अपोजिट्स में कहते हैं हेजल कि टाइम के साथ जो अपोजिशन होता है वो चीज़ों को अपोज करता है, राइट। इन द फोर्स ऑफ हिस्ट्री opposition exists, negation of negation, एंड द थर्ड इज क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी, कि जो सबसे पहले एक क्वांटिटी बनती है, मतलब एक मात्रा में कोई भी चीज़ तैयार होती है। फिर कहते हैं ना कि अ पीपल शुड बी हैविंग अ क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स वेयर क्वालिटी मैटर्स एंड नॉट द क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है कि आपके भले ही दोस्त 1 हो या 2 हो, लेकिन अच्छे हो, इंसान अच्छे हो, उनमें इंसानियत हो, सच बोलते हो, आपको अच्छी राह दिखाए, ना कि 15-20 का ग्रुप जो आपको गलत संगत में ले जाए। तो क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी एक ऐसी ही पॉइंट है हेगल का, कि पहले कोई भी चीज़ एक मात्रा, एक क्वांटिटी में बनती है, फिर वो धीरे धीरे अपने हिसाब से चेंज होकर एक क्वालिटी का फॉर्म ले लेती है, राइट। तो जाहिर सी बात है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, इसके अलावा हेजल ये भी कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, कि ह्यूमन की जो हिस्ट्री है वो स्टेट के फॉर्मेशन के साथ ख़त्म होती जाती है। अच्छा, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री से जो भी हमें मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे आर्टफैक्ट्स कह लें, या खुदाई करके बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ना, जैसे सिविलाइजेशन का हमें पता चला, बहुत सारे स्टैच्यू मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं, तो जय करते वो तो नहीं समझेंगे, लेकिन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से मतलब है कि हिस्ट्री में बहुत कुछ सिखाती है, चाहे गवर्नेंस हो, राइट्स हो, या टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अबाउट विच योर द थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स हैव टॉक्ड अबाउट, जिसमें हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे हिस्टोरिकल मूवमेंट में क्या क्या हुआ था, ठीक है। एंड क्या क्या मटेरियल, क्या क्या फैक्ट्स, क्या क्या आइडियाज़ हमें हिस्ट्री के थ्रू मिलते हैं, जो कि हमें फ्यूचर में या प्रेजेंट में अपने ज़िंदगी जीने में हेल्प करते हैं, राइट। इसके अलावा अब बात करते हैं द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ कार्ल मार्क्स, वो क्या है, सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर जो है ये कार्ल मार्क्स का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ओके, सो इसमें ये क्या बताते हैं कार्ल मार्क्स की जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली बेसिक है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब ये बेस है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें क्या क्या एग्जिस्ट करता है, पॉलिटिकल सिस्टम, चर्च, फैमिली, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, मीडिया।
ये सब बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैं। क्या क्या? पॉलिटिकल सिस्टम, चर्च, फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मीडिया। अच्छा, तो जो कार्ल मार्क्स हैं वो कहते हैं कि एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इन सब चीज़ों को देखा जाता है, इन कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड रेवोल्यूशन जो है ना, रेवोल्यूशन का मतलब कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? चेंज आना है। रेवोल्यूशन इज़ इक्विवेलेंट टू चेंज। लेकिन फिर कार्ल मार्क्स ये बात कहते हैं कि इंडिया में तो रेवोल्यूशन आया ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है कि ब्रिटिश जब भाग गए तो उन्होंने कॉलोनियल पावर वहाँ पे इस्टेब्लिश की, फिर उन्होंने पावर, बस सिर्फ पावर को हैंड ओवर कर दिया इंडियन गवर्नमेंट को, वो वहाँ से निकाले गए। तो रेवोल्यूशन तो नहीं है, कुछ चेंज थोड़ी है, जो पावर हमसे ली गई थी वही वापस की गई। रेवोल्यूशन क्या होता है? एक चेंज आना, बदलाव आना, जो चीज़ पहले से थी वो ना हो के कुछ अलग। तो कहते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे आप समझ सकते हैं कि रेवोल्यूशन तो आया ही नहीं, लेकिन ज़रूरत क्या है रेवोल्यूशन की, ना कि वही अंधाधुंध चलने की, जो हो रहा है चलने दो। तो यहाँ पे वही तो बात कह रहे हैं कि रिलीजन एक ओपियम है, कार्ल मार्क्स, राइट। तो उसी तरीके से रेवोल्यूशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ पावर का ट्रांसफ़र होना नहीं। तो क्या इंडिया में रेवोल्यूशन आया? नहीं। तो आप समझ लोगे कि कार्ल मार्क्स को क्यों इतना इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर कहा गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को समेट के बात करते हैं और हर चीज़ का एक बाकायदा मतलब समझा रहे हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स को पढ़ना, इन्हें जानना कितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक कॉन्सेप्ट भी दिया कार्ल मार्क्स ने, फॉल कॉन्शियसनेस का। फॉल कॉन्शियसनेस क्या बताता है कि जब तक हम लोग, जो स्टेट बोलता है, जो पुअर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है स्टेट, जो बोला जा रहा है हमें, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अपने राइट्स की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमसे जो करवाया जा रहा है हम चुपचाप कर रहे हैं, और जो कैपिटलिज्म है वो बढ़ते जा रहा है, प्राइवेट ओनरशिप बढ़ती जा रही है, सब में इक्वल रिसोर्सेज नहीं बट रहे हैं, और सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जो कि सबके लिए सोचती है। तो ये क्या है? ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है, जहाँ पे इंसान एक गलत चीज़ पे भरोसा कर रहा है और अपनी ज़िंदगी जीता जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स दिस इज़ फॉल कॉन्शियसनेस। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रेवोल्यूशन से जुड़ी बताई गई कि जैसे इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे रेवोल्यूशन तो आया ही नहीं, ब्रिटिशर्स चले गए तो पावर दे के बस चले गए ना। रेवोल्यूशन क्या था? पावर जिस ट्रांसफ़र था। लेकिन रेवोल्यूशन कहीं तो आया होगा। अगर कार्ल मार्क्स ने रेवोल्यूशन की बात की है तो इंडिया में तो चलो रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, लेकिन कहीं तो आया होगा। अगर वो डिस्कस करें तो आया है एक जी, चाइना। वहाँ पे पीसेंट्स ने फ्यूडलिज्म के ख़िलाफ़ वॉयलेंट मेथड का यूज़ किया। चाइना के अंदर पीसेंट ने लैंड से रिलेटेड, चाहे फ्यूडलिज्म तो आप समझते ही है ना, जो ज़मींदार्स वगैरह ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन लेते हैं, ज़बरदस्ती टैक्स लेते हैं, तो पीसेंट ने लैंड के लिए फ्यूडलिज्म पर अटैक किया और वहाँ पे फिर वो वॉयलेंट मेथड का यूज़ करते हैं। तो फ्यूडलिज्म जाहिर सी बात है कि अपनी घुटने टेक देती है, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है जिसके थ्रू एक रेवोल्यूशन आता है। मतलब पहले पावर फ्यूडलिज्म के पास थी, लेकिन ये क्योंकि अब इन्होंने, फ्यूडलिज्म ने अपनी मर्जी से तो नहीं किया, इन्होंने वॉयलेंट मेथड का यूज़ किया और कार्ल मार्क्स तो वॉयलेंट मेथड के सपोर्टर हैं ही। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये एक रेवोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट इज क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ से कार्ल मार्क्स का क्या मतलब है? ओके, सो क्लास इन इटसेल्फ से मतलब है कार्ल मार्क्स का कि जो क्लास में लोग हैं वो लो कॉन्शियस है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि एक पुअर की क्लास अलग है और अपर क्लास अलग है, राइट। सो ये डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते कि ऐसे क्लास डिफ्रेंशिएशन गलत चीज़ है एंड सबको इक्वल अथॉरिटी होनी चाहिए। वेयर क्लास फॉर इटसेल्फ ये हाई लेवल कॉन्शियसनेस है, जिसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पुअर एक्सप्लॉइटेशन को समझता है एंड उसके लिए वॉयलेंट मेथड का यूज़ करके या कोई भी मेथड का यूज़ करके अपनी पावर को डिमांड करता है, ठीक है। तो क्लास इन इटसेल्फ लो कॉन्शियसनेस है, वेयर एज क्लास फॉर इटसेल्फ हाई कॉन्शियसनेस है। सो ये पूरा था कार्ल मार्क्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड अगर आया होगा, अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल खान एम्बिशन रिसर्च एंड ऑल्सो कमेंट। आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सो आई गेट द आइडिया कि आपको कैसा लग रहा है, राइट। थैंक यू।